पल्लवन अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं। पल्लवन शब्द के विभिन्न पर्यायवाची देखने को मिलते हैं, जैसे विस्तार या विस्तारण, भाव विस्तार और भाव संवर्धन। पल्लवन शब्द पल चासौ लवश्च अर्थात अर्थ का नया अंकुर या नवपत्र यानी कोपल का फूटना या निकलना है। नए निकले हुए कोपल या कोमल पत्तों के समूह या गुच्छे को पल्लव कहते हैं। पल्लव का विकसित होना ही पल्लवन है। पल्लवन का एक अर्थ किसी बात या विषय का विस्तार करना भी है। अंग्रेजी में एक्सपेंशन पल्लव का या पल्लवन का पर्यायवाची है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार खेती अथवा बागवानी के समय पहले बीज बोते हैं और फिर वह बीज अंकुरित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार जब हम किसी विषय रूपी बीज को विस्तार देना शुरू करते हैं तब उसे पल्लवित करना चाहते हैं। शुरू में छोटे छोटे कोमल पत्ते या कोपल या किस्लय टहनी पर फूटने लगते हैं, प्रस्फुटित होने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में पत्तों से बेल लद जाती है या पौधे या पेड़ की टहनी पत्तों से भर जाती है। तब हम कहते हैं वसंत ऋतु है, पेड़ पौधों में पल्लवन हो रहा है। विस्तार के अर्थ में पल्लवन का भाव विस्तार इसी प्रक्रिया से हुआ है। पल्लवन में हम किसी सूत्र जैसे नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, कावर सा जब कृषि सुखानी आदि का विस्तार करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि संक्षेप में कथित मूल कथ्य को खोलकर विस्तार से समझाते हुए, उदाहरणों द्वारा विस्तार करते हुए उसके विपक्ष में संभावित तर्कों को काटते हुए उसे इतना विस्तार दें कि मूल का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। दार्शनिक, लेखक और कवि अपनी बात को प्रायः सूत्र रूप में कह देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिखते लिखते विचार स्वयं ही सूत्र रूप में व्यक्त हो जाते हैं। ये विचार भाव अनुभवजन्य होते हैं। विशेष परिस्थिति में भी ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर ऐसे विचार व्यक्त होते हैं। इन विचारों और भावों में जहाँ गहराई और गंभीरता होती है, वहाँ बहुत बड़ी ताकत भी होती है। ये विचार पहाड़ों को हिला देते हैं, सत्ता को पलट देते हैं, भीरू या कायर आदमी को जुझारू इंसान बना देते हैं। ऐसे विचार ही जीवन के हमारे सच्चे साथी होते हैं। अंधेरी रात में कहीं दूर टिमटिमाती रोशनी हमें मंजिल पर पहुंचने में मदद देते हैं। ये विचार हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। सब जानते हैं कि राजा जयसिंह अपनी नवपरिणीता पत्नी के अनुराग में राजकाज भूलकर अंतःपुर से ही शासन चला रहे थे। उस समय प्रजा क्या कर रही है, उसकी क्या समस्याएं हैं, कारिंदे क्या कर रहे हैं, इस सब की चिंता उन्हें नहीं थी। तभी कविवर बिहारी के मात्र एक दोहे ने उनकी जीवन शैली को बदल दिया था। वह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इस तरह के विचार मन में उथल पुथल मचा देते हैं, फिर दिमाग को झकझोर देते हैं। हृदय के भीतर से कुछ परिवर्तनकारी संकेत मिलने लगते हैं। परिणाम स्वरूप राजा जयसिंह फिर से अपने कामकाज की ओर ध्यान देने लगे और कालांतर में जयपुर नगर बसाया। बात बहुत छोटी सी भी हो सकती है, लेकिन उससे विचारों और भावों की श्रृंखला बनने लगती है, यानी भाव विचारों का पल्लवन होने लगता है। बीज रूप में स्थिर विचार पल्लवित और पुष्पित होने लगते हैं। जैसे मिट्टी में बोया छोटा सा बीज धीरे धीरे विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है।
किसी शुक्ति, भावपूर्ण वाक्यांश, लोकोक्ति, कथन आदि को रेशा रेशा अलग करना, भावों को विस्तार देकर लिखना ही पल्लवन है। पल्लवन की परिभाषा। पल्लवन को परिभाषित करने का किंचित प्रयास ही हो पाया है, अतः कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद की परिभाषा है, पल्लवन का अर्थ होता है पल्लवन उत्पन्न करना अर्थात विषय का विस्तार करना। टी.एस. इमाम परिभाषित करते हैं, विस्तारण किसी भाव के विस्तार या परिवर्धन की क्रिया है। यह विचार निरूपण की प्रक्रिया है। यह एक प्रसारणशील विचार विमर्श है जो किसी विषय के उन सब विवरणों पर विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा पुष्ट होता है। पश्चिमी विचारक बेकन की परिभाषा है, विस्तारण किसी एक विचार को एक अनुच्छेद में विस्तृत करना है। उसका उद्देश्य नियंत्रित होता है तथा इसमें मूल विचार को विकृत करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। डॉक्टर शिवमूर्ति शर्मा पल्लवन की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि यह एक प्रकार की गद्य रचना है जिसमें किसी विषय या विचार को विस्तार दिया जाता है। पल्लवन में लेखक की मानसिक विचारधारा, कल्पना शक्ति, मौलिक उद्भावना क्षमता तथा उसके भाषा सामर्थ्य का परिचय मिलता है। पल्लवन प्रतिभा के साथ साथ निरंतर अभ्यास की भी अपेक्षा रखता है। पल्लवन शब्द पल्लव से बना है, जैसे कोई बीज खाद और पानी पाकर पहले अंकुरित होता है, फिर उसमें शाखाएं और इन शाखाओं में पल्लव आते हैं। उसी प्रकार कोई सूत्र, वाक्य, उक्ति, विशिष्ट विषय अथवा विचार बिंदु लेखक की अपनी कल्पनाशीलता, मौलिकता और प्रवाहमयी सुललित भाषा द्वारा विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी पल्लवन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विस्तारण लेखन कला का महत्वपूर्ण अंग है। मोटे तौर पर इतना समझना चाहिए कि यह संक्षेपण का सर्वथा उल्टा है। किसी भावपूर्ण वाक्य, वाक्यांश, लोकोक्ति या दो चार वाक्यों के भाव को विस्तार देकर कहना या लिखना उसका विस्तारण है। विस्तारण अर्थात पल्लवन की विधि, प्रक्रिया या नियम। पल्लवन का तात्पर्य स्पष्टीकरण होता है, आलोचना नहीं। विषय का विकास धीरे धीरे और स्वाभाविक ढंग से करना चाहिए। वाक्य का शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ और तात्पर्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। केवल बहुत अधिक आवश्यक बातों पर प्रकाश डालना चाहिए। पल्लवन या विस्तारण के कुछ नियम, विधि या प्रक्रियाएं हैं जिनका अनुपालन करना किसी भी श्रेष्ठ विस्तारक के लिए जरूरी होता है। पहला, चिंतन मनन। सूत्र, भाव अथवा विचार को पूर्व में पढ़ना चाहिए ताकि मूल का मुख्य भाव हृदयंगम हो सके। पढ़ने के बाद उस पर मनन करना चाहिए और मूल के अंतर्गत दबे हुए सारे विचारों को ढूंढकर अलग करते जाना चाहिए। पल्लवन करते समय अपना ध्यान विषय के अर्थ पर केंद्रित कीजिए, तत्पश्चात उसके विभिन्न आयामों के संबंध में चिंतन कीजिए। दूसरा, रूपरेखा बनाना। विषय के अर्थ को स्पष्ट करने के उपरांत कागज पर रूपरेखा बना लीजिए। रूपरेखा बनाते समय कॉपी पर नोट किए गए बिंदुओं का उपयोग करें और समस्त विस्तारण को एक अनुच्छेद में लिख डालें। तीसरा, अनुक्रम। मूल और उसके सहायक भावों के अन्वेषण के बाद उन्हें महत्व के क्रम में लिखना चाहिए। मूल भाव से आरंभ कर सहायक या पोषक भाव भी लिखते जाएं।
चौथा अन्य, पल्लवन करते हुए कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। मूल और सहायक विचारों को या उनके विचारों की व्याख्या छोटे छोटे अलग अलग परिच्छेदों में करना चाहिए। भाषा अपनी होनी चाहिए और स्पष्टता, सरलता और मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। विस्तारण अथवा पल्लवन का अर्थ दोहराना नहीं चाहिए। किसी भी बात को दोहराने से बचना चाहिए। अनावश्यक और अप्रासंगिक बातें भी ना लिखें। पल्लवन करते समय अन्य पुरुष और समास शैली का प्रयोग ना करें, बल्कि व्यास शैली का प्रयोग करें। पल्लवन की विशेषताएं। सूत्र रूप में कहे गए भावों विचारों को उनके मूल भाव की रक्षा के साथ विस्तार देना सरल कार्य नहीं है। इसके लिए अभ्यास के साथ साथ निरंतर जूझने का साहस भी अपने भीतर पैदा करना पड़ता है। वास्तव में सूत्र की व्याख्या करना उस बंद गांठ की तरह होता है जिससे बहुत सजगता और सावधानी से खोलना होता है। इसके लिए कुशलता, निपुणता होनी चाहिए। संक्षेप रूपों का विस्तारण अपने आप में एक कला है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश लेखक अपनी बातों को सूत्र शैली में ही रखना पसंद करते हैं। कम या संक्षेप में अधिक भावों का प्रस्तुतिकरण उनका प्रिय काम होता है। पल्लवन संबंधी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सृजनशीलता। आइए हम विशेषताओं को संक्षेप में समझने का प्रयास करें। संक्षेपण के ठीक विपरीत पल्लवन में हम भावों को विस्तारित करते हैं। तो पल्लवन की पहली विशेषता है सृजनशीलता। श्रेष्ठ पल्लवन के लिए पल्लवनकर्ता के पास उर्वर मस्तिष्क होना चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए। प्रतिभा चातुर्य के साथ साथ उसके पास सृजनात्मकता या सृजनशीलता की योग्यता होनी चाहिए। अभ्यासरत रहना आवश्यक विशेषता है। दूसरा है केंद्रीकरण। सृजन क्षमता तो आवश्यक है ही, साथ में पल्लवन में भावों का विस्तार किया जाता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं निश्चित हैं जिन्हें लांघना अच्छा नहीं माना जा सकता। विस्तार करते समय संपूर्ण ध्यान केंद्रीय भावों पर ही होना चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता केंद्रीकरण। केंद्रीय भाव पर ही विस्तार करते समय ध्यान होना चाहिए। पल्लवन में भावों की ताजगी और गतिशीलता, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। निरंतर यह गतिशीलता बनी रहे तो पल्लवन में मौलिकता का आना स्वाभाविक होगा और मौलिकता का अपना महत्व है। अतः मौलिक भावना का होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि पल्लवन को नई शक्ल, नया बिंब और नई पहचान देना है। तीसरा, अंधानुकरण से परहेज। पल्लवन में अंधानुकरण पल्लवन की श्रेष्ठता को कम करता है। पल्लवन करना कवि कर्म नहीं है, बल्कि विस्तार के साथ कल्पनाशीलता को यथार्थ की जमीन पर खड़ा होना चाहिए। पल्लवन सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। चौथा, मौलिक उद्भावना। कृत्रिमता और बनावटीपन से शंका और अविश्वास की आंच उसे पीतवर्णीय बना सकती है। पांचवा, कल्पना लोक में विचरण। पल्लवन निबंध रचना नहीं है, वह लघु सूक्ष्म आकार की गद्य रचना है जिसमें लेखक को थोड़े में सारी बातें लिखना पड़ती हैं। छठवां, सहजता, स्वाभाविकता। पल्लवन की भाषा सहज, सरल और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। सातवां, गद्यात्मक रचना। बोलचाल की भाषा विस्तरण प्रविधि को नया कलेवर देती है। आठवां, व्याकरण सम्मत भाषा। पल्लवनकर्ता को चाहिए कि वह मूलभूत विषय के अनुरूप ही भाषा का इस्तेमाल करे। नौवां, मूल विषय या सूक्ति वाक्य की सम्यक समझ। पल्लवन करते समय केंद्रीय या मूलभूत विषय या सूक्ति को समझा जाए ताकि वर्णीय विषय का विस्तार भी बराबर बना रहे। 10वां, खंडन मंडन का निषेध। पल्लवन में किसी तथ्य से सहमत और असहमति हो तो भी उसे उनका खंडन मंडन करने का अधिकार नहीं है।
पल्लवन के प्रमुख तत्व। सुनने हेतु आपका शुक्रिया, धन्यवाद। पल्लवन के प्रमुख तत्वों पर हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। सुनने हेतु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नैनपुर, जिला मंडला, मध्य प्रदेश, भारत से डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।